हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक कोरियन ब्लॉकबस्टर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बड़े प्यार से और फुर्सत से इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है जो ये मूवी डिजर्व करती है। तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एनकरेज भी कीजिए। मूवी का नाम है ओल्ड बॉय, जो 2003 में रिलीज हुई थी और जिसे IMDb की 8.4 की तगड़ी रेटिंग मिली है। तो चलो वक्त ना जाया करते हुए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डैनी एक छोटा बिजनेसमैन है। वैसे वह दिल का अच्छा है, मगर उसमें एक बुरी आदत है। वह शराब बहुत पीता है और जब वह शराब के नशे में धुत होता है तो उसे किसी बात का ख्याल नहीं होता। आज उसके लड़की का बर्थडे है। वह उसके लिए गिफ्ट भी लेके आया है। वह घर जल्दी जाना भी चाहता है, मगर उसी खुशी में शराब पी के छेड़खानी करता है तो उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहाँ भी वह हंगामा खड़ा कर देता है। आखिर में उसका दोस्त जेसन पुलिस स्टेशन आके उसे छुड़ा के लेके जाता है। अब काफी देरी होने की वजह से वह अपनी लड़की को एक फोन बूथ से फोन करता है जिसे वह बहुत प्यार करता है। वो उससे कहता है कि वह गिफ्ट लेके जल्दी घर आ रहा है। जब उसकी बातें खत्म होने का नाम नहीं लेती तो जेसन उसे हटा के खुद फोन पे से बात करने लगता है। डैनी पीछे खड़ा होके राह देख रहा होता है, मगर जब जेसन फोन बंद करके पीछे देखता है तो उसे पीछे डैनी नजर नहीं आता। वो वहाँ से अचानक गायब हो चुका है। जेसन उसे ढूंढ रहा होता है कि एक अनजान आदमी वहाँ से गुजरता है और हमें डैनी ने अपनी लड़की के लिए लाया हुआ गिफ्ट रास्ते पे पड़ा हुआ दिखाई देता है। अगले ही पल हमें दिखता है कि डैनी को किसी कमरे में बंद करके रखा है। डैनी चिल्लाता है, धमकी देता है और बाद में दया की भीख भी मांगता है, मगर उसका कुछ असर नहीं होता। डैनी सिर्फ यही जानना चाहता है कि उसे वहाँ क्यों बंद करके रखा है। डैनी की बातों से पता चलता है कि वह वहाँ 2 महीने से बंद है। नीचे छोटी खिड़की से उसे खाना दिया जाता है। बाहर से वह कमरा किसी जेल की तरह है, मगर अंदर से वह किसी बेडरूम की तरह है। डैनी पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया है क्योंकि वह वहाँ अकेला है, कोई उसके आसपास नहीं। दीवार पे लगी पेंटिंग पे लिखा होता है, अगर हंसोगे तो दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी और रोओगे तो अकेला रोना पड़ेगा। अब वही सब डैनी के साथ हो रहा होता है। अब न जाने कितना वक्त बीतता है। जब भी उस कमरे में म्यूजिक बजता है, एक पाइप से धुआं आता है और डैनी बेहोश होता है। जब वह बेहोश होता है, उसकी शेविंग की जाती है, बाल काटे जाते हैं, कपड़े बदले जाते हैं, कमरे की साफ सफाई की जाती है, उसका ब्लड निकाला जाता है और वह ग्लास भी लिए जाते हैं जिस पर उसके उंगलियों के निशान है। वैसे कहने के लिए डैनी के एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ एक टीवी रखा गया है जिस पर जितने चैनल अवेलेबल है डैनी रिमोट हाथ में लेके उसे चुपचाप देखता है। ऐसे ही एक दिन चैनल बदलते हुए उसे वह न्यूज दिखाई देती है जिससे पता चलता है डैनी की वाइफ का मर्डर हो गया है। मगर वहाँ पाए गए ग्लास के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स और चद्दर पे लगे डैनी के खून के धब्बे से पुलिस को पता चला है कि डैनी वहाँ आया था। डैनी की उसकी वाइफ से बनती नहीं थी। उसके शराब के नशे को लेके उनके बीच आए दिन झगड़े हुआ करते थे। तो अब डैनी पे उसकी वाइफ के मर्डर का इल्जाम भी लग गया है। वह न्यूज देख के डैनी बेबस होके बस चिल्लाता रह जाता है। वह अपने हाथ की नस काट देता है, मगर वह लोग उसे बचा लेते हैं। अब 3 साल गुजरते हैं। डैनी के लिए रूम में रखा वो टीवी ही घड़ी और कैलेंडर के समान है जिससे उसे वक्त और दिनों का पता चल रहा है। डैनी फ्रस्ट्रेट होके सुसाइड अटेम्प्ट करता रहता है और उसे हर बार बचाया जाता है। अब डैनी अपने जिंदगी के बारे में लिखने लगता है। उन लोगों के बारे में लिखता है जिनसे उसने लड़ाई की थी, जिनको उसने सताया, जिन्हें उन्हें दुख पहुंचाया, क्योंकि उन्हीं में से कोई वह है जो डैनी से यह बदला ले रहा है। वह अपने बुरे करतूतों की ऑटोबायोग्राफी लिखता है, मगर उसे उस शख्स का नाम नहीं मिलता जिसे उसने इस कदर सताया हो, जिसके कारण वह डैनी से इस तरह का बदला ले रहा है। अब कुछ साल बाद डैनी अलग तरह से सोचना शुरू करता है। वह टीवी देख के रूम में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू करता है ताकि जब वह बाहर निकले उसके उस दुश्मन से वह बदला ले सके, उस अनजान शख्स से बदला ले सके जिसने ना सिर्फ उसे इतने साल बंद किया बल्कि उसकी वाइफ का मर्डर करके इल्जाम उसके ऊपर डाल दिया। डैनी अब अपने गुजरते सालों का हिसाब अपने हाथ पे टैटू करके रखने लगता है ताकि जब वह कभी बाहर आएगा तो वह टैटू उसे उसका बदला याद दिलाते रहेगा। डैनी को खाने में हमेशा मोमोज दिए जाते हैं जिनकी टेस्ट अब उसे बाय हार्ट सी हो गई है। मोमोज खाने के लिए उसे चॉपस्टिक भी दी जाती है। तो अब डैनी उन मेटल की चॉपस्टिक से उस रूम में सुरंग बनाना शुरू करता है, मगर यह काम एक दिन का नहीं होता और आखिर 15 साल गुजरते हैं और वह दिन आता है जब डैनी एक ईंट निकाल के बाहर की दुनिया का दर्शन करता है। वह फैसला करता है अब वह 1 महीने में वहां से बाहर निकलेगा।
वह सपने देखना शुरू करता है कि तभी म्यूजिक बजता है और रूम में धुआं फैलने लगता है। डैनी बेहोश होता है। इस बार रूम में एक औरत आती है। वह डैनी को हिप्नोटाइज करती है। जब डैनी हिप्नोटाइज से जाग जाता है तो वह एक बंद संदूक से बाहर आता है। हाँ, 15 साल बाद डैनी को आजाद किया जाता है, मगर किसी की उस पे नजर है। उसके बदन पे अच्छे कपड़े हैं, मगर बाहर की दुनिया बदल चुकी है। डैनी बैग में रखी ऑटोबायोग्राफी लेके वहाँ से निकलता है। वह अपने घर जाता है, मगर अब वहाँ उसका घर नहीं होता। वह अपने दोस्त और रिश्तेदारों से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर उसकी वाइफ के खून का इल्जाम है और वह फिर से जेल नहीं जाना चाहता। अब बाहर कुछ लड़के उससे उलझते हैं। डैनी उस रूम में ली गई बॉक्सिंग ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उनसे मुकाबला करता है और कामयाब भी होता है। अब जब वह एक फिश एक्वेरियम के सामने बैठा होता है कि एक आदमी उसके पास आता है। वह डैनी को एक मोबाइल और वॉलेट देता है। वॉलेट में बहुत सारे पैसे होते हैं। वह आदमी डैनी से कहता है, मुझसे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं। इतना कह के वह आदमी वहाँ से चला जाता है। अब पैसे आते ही डैनी पहले तो एक रेस्टोरेंट में जाता है। डैनी वहाँ की लेडी शेफ से कहता है कि वो कुछ खाना चाहता है। उस लेडी को लगता है कि शायद वह पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। उसे डैनी का चेहरा जाना पहचाना लगता है। वह याद करने की कोशिश करती है। डैनी उस लेडी को टीवी पे देख चुका है, जो यंगेस्ट जापानीज कोरियन शेफ है। तभी डैनी के फोन की रिंग बजती है। फोन पे वही आदमी होता है जिसने डैनी को 15 साल कैद में रखा था। वह डैनी से कहता है कि क्या तुम्हें नए कपड़े पसंद आए। डैनी उसे एक ही सवाल करता है, क्यों उसे इतने साल कैद में रखा। उस पर वह शख्स उससे कहता है, तुम पहचानो कौन हो सकता हूँ मैं। डैनी कई लोगों के नाम लेता है जिन पर उसे शक होता है, मगर वह आदमी डैनी से कहता है, मैं उनमें से कोई नहीं हूँ। तो अब डैनी चिल्ला के उससे पूछता है, कौन हो तुम। तो वह शख्स कहता है, मैं कौन हूँ यह इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट यह है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वह ढूंढो तो पता चलेगा मैं कौन हूँ। अपनी पूरी जिंदगी को रिवाइंड करो। तुम्हारा स्कूल खत्म हुआ है, अब होमवर्क शुरू हुआ है। वह डैनी से कहता है, पत्थर हो या रेत, पानी में दोनों डूबते हैं। वह डैनी से ये भी कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और फोन कट कर देता है। अब डैनी खाना खाते खाते बेहोश होता है। अब वह शेफ, जिसका नाम मैगी होता है, वह डैनी को अपने घर ले आती है। जब डैनी को होश आता है तो वह देखता है मैगी उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही है, जो उसे पसंद आई है, मगर डैनी उससे वह छीनता है। डैनी मैगी से कहता है कि बहुत साल सनलाइट में न रहने की वजह से उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी आ गई है, जिसकी वजह से वह बेहोश हुआ। मैगी डैनी से कहती है, मैं तुम्हें अपने घर इसलिए ले आई क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगे। मैं भी तुम्हारी तरह अकेलीपन की शिकार हूँ। जिंदगी भर मैं अकेली रही हूँ। अब डैनी के सामने सिर्फ 2 ही मकसद होते हैं, एक उस शख्स को ढूंढना जिसने उसे 15 साल कैद में रखा, और दूसरा अपनी बेटी को ढूंढना जो न जाने कहाँ है। तो अब डैनी अपनी लड़की को ढूंढने का काम मैगी को देता है। मैगी जब उसके रिश्तेदारों से पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है डैनी की बेटी को किसी स्वीडिश कपल ने अडॉप्ट किया है और डैनी अपनी पत्नी के खून के इल्जाम को लेके फरार है। वह सुन के मैगी शॉक होती है, मगर वह डैनी की असली कहानी उसके ऑटोबायोग्राफी में पढ़ चुकी है, तो वह जानती है डैनी इनोसेंट है। जब डैनी को पता चलता है कि उसकी लड़की स्वीडन में किसी स्वीडिश कपल के पास है तो वह रो पड़ता है, क्योंकि वह अच्छे घर में भी है और अब शायद वह उसे जिंदगी में फिर कभी मिल नहीं पाएगा। अब जब मैगी डैनी से पूछती है कि क्या वह अपनी पत्नी की ग्रेव पे जाना नहीं चाहता, तो डैनी उसे रोते हुए कहता है, नहीं, जब तक कि मैं उस आदमी से बदला ना ले लूं तब तक नहीं। डैनी को डिप्रेस देख मैगी उसे अपने हाथ के बनाए मोमोज खिलाने जाती है। वो मोमोज खाते हुए डैनी को याद आता है कि कैद में वो रोज एक ही टेस्ट के मोमोज खाया करता था, जिनका टेस्ट अभी भी उसके जबान पे है। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि जो मोमोज उसे 15 साल से खिलाए गए हैं, अगर वह उस रेस्टोरेंट को ढूंढे तो उसे उस जगह का भी पता चल जाएगा जहां उसे कैद में रखा गया था, और जिसके जरिए वह उस आदमी तक पहुंच सकता है। तो अब डैनी अलग अलग रेस्टोरेंट के मोमोज खाना शुरू करता है। आखिर जो मोमोज वह लगातार 15 साल से खाता आया है, उसका टेस्ट वह कैसे भला भूल सकता है। तो आखिर में उसे वो मोमोज मिल ही जाते हैं, जिसके रेस्टोरेंट का नाम ब्लू ड्रैगन होता है। उसी दरमियान एक दिन मैगी इंटरनेट पर किसी से वीडियो चैटिंग कर रही होती है। जब डैनी वह देखने लैपटॉप के कैमरे के सामने आता है तो वह आदमी उससे पूछता है, मिस्टर डैनी, वो छोटी जेल अच्छी थी या दुनिया की यह बड़ी जेल अच्छी है। डैनी जब मैगी से उस शख्स के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है वो मैगी का फ्रेंड है, और मैगी ने उसे डैनी के बारे में सब कुछ बता दिया है,
जिससे डैनी का मैगी के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। अब डैनी उस ब्लू ड्रैगन रेस्टोरेंट के डिलीवरी बॉय का पीछा करते हुए उस जगह तक भी पहुंच जाता है जहां वो मोमोज सप्लाई किए जाते हैं और जहां वो 15 साल कैद था। डैनी उस जेल के अंदर घुस जाता है जहां सब कमरे एक जैसे होते हैं। वह एक प्राइवेट जेल होता है जहां पैसे देकर किसी को भी बंदी बनाकर रखा जा सकता है। डैनी वहां के इंचार्ज को टॉर्चर करके पूछता है, किसने मुझे 15 साल तक कैद करके रखने को कहा था। वह इंचार्ज डैनी से कहता है कि उसने उस शख्स का चेहरा कभी नहीं देखा, मगर उसने उसकी कॉल्स रिकॉर्ड करके रखी है। डैनी अब वह टेप हासिल कर लेता है और जब वह बाहर आता है तो उस जेल के बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए वहां आते हैं। डैनी ने पिछले 15 साल से इसी जगह बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की होती है और ऊपर से उसमें एक जुनून भी होता है, तो वह एक एक करके सबको मार के सुला देता है और वहां से बाहर निकलता है। मगर उस फाइट में वो खुद भी काफी जख्मी हो जाता है। इस वाकयात से उसे एक पता चलता है कि वह खुद भी एक मॉन्स्टर बन गया है। अब रास्ते से चलते हुए वो बेहोश होकर नीचे गिरता है। तभी एक अनजान आदमी उसे टैक्सी में बिठाता है और टैक्सी वाले को डैनी का परफेक्ट एड्रेस बताता है। डैनी जब उसे थैंक्स कहता है तो वह आदमी डैनी को उसके पूरे नाम से पुकारता है, जिससे डैनी शॉक होता है कि एक अनजान आदमी को उसका पूरा नाम कैसे पता चला। मगर अगले ही पल उसे तुरंत पता चलता है कि वो वही आदमी है जिसने उसे 15 साल कैद में रखा था। मगर डैनी ऐसी हालत में नहीं होता कि वो कुछ कर सके। अब जब डैनी को होश आता है तो वो मैगी के घर होता है। मैगी ने उसके सभी घाव पे मलम पट्टी की होती है। अब डैनी उस टेप को सुनता है जो वो उस जेल से उठा के लाया था। उसमें उसी आदमी की आवाज होती है जिसमें उसने जेल के इंचार्ज से कहा होता है कि किसी को 15 साल कैद करना है, मगर ख्याल रहे वो पागल ना हो जाए। तो उस पर उस इंचार्ज ने कहा होता है कि इसके लिए डैनी को स्किज़ोफ्रेनिया की दवाई देनी होगी। जब इंचार्ज उस आदमी से पूछता है कि डैनी ने ऐसा क्या किया है कि उसे 15 साल जेल में रखना है, तो उस पर वह आदमी कहता है, डैनी बहुत बातें करता है। अब डैनी अगले दिन अपने उस पुराने दोस्त जेसन से मिलने जाता है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखा था। अब वह एक बड़ा इंटरनेट कैफे चलाता है। डैनी को इतने साल के बाद मिलके वो रो पड़ता है। डैनी उसे टेप सुनाता है। डैनी उससे पूछता है कि क्या उसने यह आवाज पहले कभी सुनी है। तो उस पर जेसन उससे कहता है कि वह आदमी तुम पे नजर रखे हुए है, तो तुम्हें अपने आसपास देखना चाहिए। तभी डैनी को मैगी पे शक होता है क्योंकि वही उसके क्लोज होती है और जो डैनी के बारे में उसके दोस्तों को सब कुछ बताती है। तो अब वह दोनों मैगी के इंटरनेट मेल अकाउंट में लॉग इन करते हैं। मैगी को ऑनलाइन देखकर कंप्यूटर पे किसी एवरग्रीन आईडी से मैसेज आता है जिसमें डैनी के लिए लिखा होता है कि डैनी के ऊपर उसकी वाइफ के कत्ल का जो इल्जाम था उससे वो बरी हो गया है, क्योंकि कोरियन कायदे के अनुसार 15 साल का स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन होता है जो अब खत्म हो चुका है। वह मेल देख के डैनी को मैगी पे शक होता है। अब डैनी मैगी को टॉर्चर करके पूछता है कि यह एवरग्रीन कौन है, कि तभी उसे जेसन का फोन आता है कि उसे एवरग्रीन के लोकेशन का पता चल गया है। वो डैनी को उस जगह का एड्रेस देता है, बिल्डिंग नंबर 7 यूनिट नंबर 407। अब डैनी उस जगह पहुंच जाता है तो उस टूटे फूटे अपार्टमेंट में वह आदमी डैनी का ही इंतजार कर रहा होता है। वह डैनी से कहता है, मुझे पता है तुम मुझे 2 ही सवाल पूछने वाले हो, एक मैं कौन हूँ और दूसरा मैंने यह सब क्यों किया। तो इन सवालों के जवाब तुम खुद फाइंड आउट करो। यह एक गेम है, अगर तुम ये पजल सॉल्व करोगे तो तुम कभी भी मुझसे आके मिल सकते हो। मैं तुम्हें 5 जुलाई तक का यानी 5 दिन का वक्त देता हूँ। वह आदमी डैनी से कहता है कि अगर तुमने इन सवालों के जवाब ढूंढे तो मैं अपने आप को मार दूंगा, वरना मैं मैगी को मार दूंगा। मैं उस हर औरत को मार दूंगा जिससे तुम प्यार करते हो। उसकी बातें सुनकर डैनी गुस्सा होकर उस पर हमला करता है। वह आदमी डैनी से कहता है कि तुम ऐसे मॉन्स्टर बन गए हो जिसे मैंने बनाया है, मगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे जिसे तुम 15 साल से ढूंढ रहे हो। अब वह आदमी डैनी को अपना शर्ट खोल के दिखाता है और उससे कहता है कि मेरा हार्ट बहुत वीक है, तो ऑपरेशन करके अंदर पेसमेकर बिठाया गया है जिसका रिमोट मेरे पास है, जिससे मैं उसे कभी भी बंद कर सकता हूँ। तो अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं बटन दबा दूंगा और मेरे साथ वह जवाब भी दफन हो जाएंगे। तो अब तुम्हें फैसला करना है, तुम बदला लेना चाहते हो या उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हो। 15 साल सजा तुमने काटी है तो मैंने भी तुम पर हर पल नजर रखने के लिए मेरी जिंदगी के 15 साल गंवाए हैं। तुम्हारा बदला सिर्फ 15 साल कैद का नहीं बल्कि अपनी पत्नी और बच्ची को गंवाने का भी है। तो सोच लो, बदला या जवाब। डैनी उसे कुछ नहीं करता, उसे जाने देता है। मगर जाने के पहले वह आदमी डैनी से कहता है, बहुत सालों बाद तुमसे मिलके अच्छा लगा।
वह डैनी से ये भी कहता है कि जल्दी जाके मैगी को बचाओ। तो अब डैनी भाग के मैगी के घर पहुंचता है। वहाँ उस जेल के इंचार्ज ने मैगी को बंदी बनाया होता है। अब वह डैनी को टॉर्चर करने जाता है कि तभी उसे उस आदमी का फोन आता है। वह इंचार्ज से कहता है कि डैनी को एक भी चोट नहीं आनी चाहिए और इसके कॉम्पनसेशन के लिए उसने इंचार्ज के पास ढेर सारे रुपए भेजे होते हैं। तो वह लालची इंचार्ज डैनी को छोड़ देता है। मगर जब इंचार्ज जाने लगता है तो डैनी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ को काट दूंगा जिससे तुमने मेरी मैगी को छुआ है। मगर वह इंचार्ज हंसते हुए चला जाता है। अब डैनी को विश्वास होता है कि मैगी का कोई कसूर नहीं। वह मैगी को लेके दूसरे शहर चला जाता है। उसे अब मैगी पे प्यार आता है और उन दोनों में संबंध बन जाते हैं। यहाँ वह आदमी जब अपने ऑफिस आता है तो हमें पता चलता है वह एक मिलियनेयर बिजनेसमैन है। यहाँ डैनी मैगी से दिल से प्यार करने लगता है। वो सोचता है कि कम से कम 15 साल कैद में रहने का यह तो मीठा फल मिला जो उसे मैगी मिली। अब वह खुश है। मगर उस आदमी की डैनी पे नजर होती है। एक दिन जब डैनी सुबह उठता है तो उसके कमरे में एक बॉक्स रखा होता है और उस बॉक्स में उसी जेल के इंचार्ज का कटा हुआ हाथ होता है जिसको काटने की धमकी डैनी ने दी थी। तो अब डैनी समझ जाता है उसके उस दुश्मन की उस पर हमेशा नजर होती है। मतलब जरूर कोई ट्रांसमीटर उसके कपड़े या जूतों में छुपाया गया है। अब जब डैनी अपने जूते चेक करता है तो उसे जूते के सोल में एक ट्रांसमीटर मिलता है। डैनी उस ट्रांसमीटर को निकाल के फेंक देता है। अब वह जेसन के साथ एवरग्रीन नाम की हर साइट्स और बिजनेस को चेक करता है। तभी इंटरनेट पे उन्हें वह साइट दिखती है जिस पर लिखा होता है एवरग्रीन ओल्ड बॉयज हाई स्कूल। वह नाम सुन के डैनी और जेसन दोनों चौंक जाते हैं। यह वही स्कूल है जहाँ डैनी और जेसन पढ़ा करते थे। तो अब डैनी मैगी के साथ वहाँ पूछताछ करने जाता है। मैगी वहाँ के मैनेजर से कहती है कि वह 1979 के रिकॉर्ड्स देखना चाहती है। जब वह 79 का ईयर बुक देखते हैं तो उसमें डैनी की जवानी की फोटो होती है और साथ में किसी ली की फोटो भी होती है। डैनी भी उसी 79 बैच का स्टूडेंट था। ली को देख के डैनी के दिमाग में कुछ स्ट्राइक होता है। मगर 15 साल ब्रेन को हिप्नोटाइज करने की वजह से उसकी मेमोरी धुंधली हो गई है। तो डैनी जेसन को फोन करके पूछता है कि क्या उसे ली याद है। जेसन भी उसी स्कूल में उसके साथ पढ़ता था। जेसन उससे कहता है कि ली आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। अब वह जेसन से पूछता है कि क्या उसे सेलिना याद है जो उसके क्लास में थी। जेसन उससे कहता है कि वह उसी साल मर गई थी। डैनी को ईयर बुक में सेलिना की फोटो किसी ने काटी हुई दिखाई देती है और एक पुराने सलून का पैम्पलेट भी मिलता है। वह जेसन से पूछता है सेलिना की मौत कैसे हुई। जेसन बताता है कि डैनी के स्कूल छोड़ने के बाद एक दिन उसकी नदी में डूब के मौत हुई। पूरे एक हफ्ते बाद उसकी बॉडी मिली। अब डैनी को सेलिना का चेहरा याद आता है। जेसन डैनी से कहता है कि वह एक बिगड़ी हुई लड़की थी। ऊपर से वह मासूम होने का ढोंग रचाती थी मगर अंदर से वह चालू थी। जेसन ये सब बातें अपने साइबर कैफे में बैठ के फोन पे से डैनी से कर रहा होता है कि पार्टीशन के पीछे वही आदमी उसकी बातें सुन रहा होता है। जेसन डैनी से फोन पे से कहता है कि सेलिना इतनी चालू थी कि उसके स्कूल में ऑलमोस्ट सभी के साथ संबंध थे, बस एक मैं ही रह गया था। उस सेलिना की फैमिली बहुत अमीर थी इसलिए वह आसानी से पास भी हुआ करती थी मगर वह पक्की चालू किस्म की लड़की थी। अब जेसन की वह बातें सुनकर वह आदमी एक सीढ़ी तोड़ के उसके शार्प टुकड़े से जेसन को मार देता है और फोन पे से डैनी से कहता है कि उसकी बहन चालू नहीं थी, गंदी नहीं थी और यही मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हारी वजह से अब तुम्हारा दोस्त जेसन भी मारा गया है। उस आदमी की बातों से अब हमें पता चलता है डैनी को 15 साल कैद में रखने वाला और आए दिन टॉर्चर करने वाला वह आदमी कौन है। वो होता है ली जो उस सेलिना का सगा भाई होता है। मगर वह डैनी से बदला क्यों ले रहा है वह जल्दी हमें पता चलता है। यहाँ डैनी अपने दोस्त जेसन की मौत से बौखला जाता है और ली से बदला लेने का प्लान करता है। वो मैगी के साथ उस प्राइवेट जेल चला जाता है और वहाँ के उस इंचार्ज को उसके कटे हाथ से मिली उसकी अंगूठी वापस करता है जिससे वो इंचार्ज इमोशनल होता है। अब डैनी मैगी को उस इंचार्ज के पास छोड़ता है और उससे कहता है जब तक वह अपना मिशन कामयाब करके वापस नहीं आता वो मैगी को कैद में रखे क्योंकि मैगी के लिए उससे सेफ जगह कोई और नहीं है। वो उससे कहता है कि अगर मैं 5 जुलाई तक वापस नहीं आया तो उसे छोड़ देना। वह इंचार्ज से पूछता है कि मैं जब तुम्हारी जेल में था तब एक औरत 3 बार मुझसे मिलने आई थी, वो कौन थी। इंचार्ज डैनी से कहता है वह हिप्नोटिज्म करने वाली औरत थी। अब डैनी उस सलून में जाता है जिसका पैम्पलेट उसे स्कूल के ईयर बुक में उस पेज में रखा मिला था जहाँ सेलिना की कटी फोटो थी। वह सलून वाली औरत डैनी से कहती है कि सेलिना चालू लड़की बिल्कुल नहीं थी, वो थोड़ी शर्मीली लड़की थी। उसके बारे में जो कुछ फैलाया गया था
वह एक अफवाह थी। हाँ, मगर सेलिना का किसी लड़के के साथ प्यार का चक्कर जरूर था, मगर वो कौन था उस औरत को पता नहीं होता। तो वह अपनी सहेली से फोन करती है, तो उससे पता चलता है सेलिना की प्यार की अफवाह जेसन नाम के लड़के ने फैलाई थी। अपने दोस्त का नाम सुन के डैनी शॉक होता है। अब डैनी को सेलिना याद आती है, वह मासूम सी लड़की। जवानी का डैनी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था, मगर सेलिना उसे मजाकिया समझती थी। एक दिन डैनी ने स्कूल की एक खाली रूम में सेलिना को उसके अपने भाई ली के साथ शारीरिक मस्ती करते हुए देखा। वह बात डैनी ने अपने दोस्त जेसन को बताई। सेलिना जेसन के क्लास में पढ़ती थी, तो जेसन ने वह बात अपनी गर्लफ्रेंड को बताई और गर्लफ्रेंड ने पूरे स्कूल में फैलाई, जिससे सेलिना स्कूल में बुरी तरह से बदनाम हो गई। अपने ही भाई के साथ उसके रिलेशन को लेके काफी चर्चे हुए थे। यहाँ मैगी के समझ में नहीं आता, इतनी छोटी सी बात के लिए किसी को 15 साल कैद में रखना कहाँ का इंसाफ है। डैनी को ली ने कही हुई बात याद आती है, पत्थर हो या रेत, पानी में दोनों भी डूबते हैं। मतलब जुर्म छोटा हो या बड़ा, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब डैनी को यह भी पता चलता है कि ली ने उसे 5 जुलाई का अल्टीमेटम क्यों दिया, क्योंकि उसी दिन सेलिना ने सुसाइड की थी। मैगी को लगता है क्योंकि अब डैनी को सब सवालों के जवाब मिल चुके हैं, तो अब उसे अपना बदला छोड़ देना चाहिए। मगर अब डैनी अपना बदला पूरा किए बगैर लौट नहीं सकता। तो अब डैनी ली के पेंट हाउस चला जाता है, मगर लिफ्ट में ही उसकी ली से मुलाकात होती है। डैनी ली से कहता है, तुम्हारी सिस्टर के साथ संबंध थे जो मैंने स्कूल में फैलाए, जिसकी वजह से तुम्हारी सिस्टर ने सुसाइड की, जिसका तुमने मुझसे बदला लिया। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं 5 जुलाई तक सवालों के जवाब ढूंढूंगा तो तुम रिमोट का बटन दबा के सुसाइड करोगे। तो अब अपना प्रॉमिस पूरा करो, जीत मेरी हुई है। ली डैनी से कहता है, तुम जितना समझ रहे थे उतनी वो बात मामूली नहीं थी। स्कूल में अफवाह फैली कि मेरी वजह से मेरी बहन प्रेग्नेंट है, जिससे सेलिना इतने टेंशन में आ गई कि सचमुच उसके पीरियड्स स्टॉप हुए। उसका पेट बढ़ने लगा और उसे लगा उसके पेट में उसके भाई का बच्चा है। डैनी उससे कहता है, शायद इसीलिए तुमने तुम्हारी सिस्टर को मार दिया कि तुम्हारा पोल दुनिया के सामने ना खुले। तो ली डैनी से हंसते हुए कहता है, मेरी स्टोरी से तुम्हारी स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। मैंने तुम्हें और मैगी दोनों को हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करके तुम दोनों को एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट किया। वह हिप्नोटिज्म का ही असर था जो तुम मेरे जेल से छूटकर सीधा मैगी के रेस्टोरेंट में चले गए। उस वक्त फोन का आना और उस पर मैगी का तुम्हारी तरफ रिएक्ट होना, यह सब उस हिप्नोसिज्म प्रोग्राम का हिस्सा था। तुम इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे थे कि उस आदमी ने मुझे इतने साल कैद में क्यों रखा। इसके बदले तुम्हें इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए था कि उस आदमी ने 15 साल के बाद मुझे क्यों छोड़ा। अब ली एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। डैनी उसे खोलता है तो अंदर एक फोटो एल्बम होता है जो डैनी का फैमिली एल्बम होता है, जिसमें डैनी अपनी वाइफ और छोटी लड़की के साथ दिखाई देता है। अब जैसे जैसे डैनी उस एल्बम के पेज पलटता है, उसे फोटो में अपनी बच्ची बड़ी होते हुए दिखाई देती है। और जब वह आखिरी पेज पे आता है तो उसे मैगी की फोटो दिखाई देती है। वह देख के डैनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मतलब साफ था, मैगी डैनी की अपनी बेटी थी और डैनी ने अपनी खुद की बेटी के साथ शरीर संबंध बनाए थे। अब डैनी पूरी तरह पागल हो जाता है और ली को मारने दौड़ता है, मगर ली का आदमी उसे रोकता है। डैनी उसका कान फोड़ देता है, तो वह आदमी डैनी को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी पीछे से ली आके अपने ही आदमी को गन से मार देता है। अब बेबस डैनी एक ही बात चाहता है, उसके इस रिलेशन का पता मैगी को ना चले। ली डैनी से कहता है, तुम कैसे बाप हो? मैंने तुम्हारी बेटी को बचपन से पाला पोसा बड़ा किया और तुम उसे मेरे ही आदमी के पास छोड़ के आए। वह जेल का इंचार्ज अभी भी मेरा आदमी है। उसके हाथ के बदले मैंने उसे वो पूरी बिल्डिंग गिफ्ट की थी। अब डैनी मैगी को फोन लगाता है तो मैगी उससे कहती है कि उसके सामने एक बॉक्स रखा है और ये लोग चाहते हैं कि मैं उसे खोलूं। डैनी समझ जाता है उसके अंदर भी एक एल्बम होगा, जिससे मैगी को पता चलेगा कि डैनी उसका पिता है। डैनी चिल्ला के मैगी से कहता है कि वह किसी भी हालत में बॉक्स ना खोले, वह जल्दी ही उसके पास आ रहा है। अब डैनी ली के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, भीख मांगने लगता है कि मैगी को वह यह सब ना बताए, उसकी कोई गलती नहीं। डैनी ली के सामने कबूल करता है कि उसने उसकी सिस्टर को बदनाम करके बहुत बड़ा पाप किया है। उसने ली के साथ भी गलत किया है। मगर जल्दी ही डैनी की भीख गुस्से में बदल जाती है। वो ली को धमकी देता है कि अगर मैगी को इस सब के बारे में पता चला तो वो ली के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मगर डैनी जान चुका है वो पूरी तरह बेबस है। अब सब ली के हाथ में है। वो ली से कहता है कि वो उसका कुत्ता बनने को भी तैयार है। डैनी ली के जूते भी चाटता है। वह देख के ली को कई सुकून मिलता है और देखते देखते डैनी अपनी खुद की जबान भी काट देता है। ली अपने आदमी को फोन करके बोलता है कि वह बॉक्स को ना खोले,
तो अब ली डैनी से कहता है, कभी मैं जिस जगह खड़ा था वहाँ आज तुम खड़े हो। ली डैनी के सामने उसके पेसमेकर का रिमोट फेंकता है। डैनी बटन दबाता है मगर ली को कुछ नहीं होता। अब वहाँ रखा टेप प्लेयर शुरू होता है और उस पर डैनी और मैगी के बेड के उन पलों की आवाजें सुनाई पड़ती है। जाते जाते ली डैनी से कहता है, मैं और मेरी सिस्टर हमारे संबंध के बारे में अवेयर थे मगर हम एक दूसरे से प्यार करते थे। हमने एक दूसरे का स्वीकार किया था। अब तुम और मैगी भी अपने संबंधों को स्वीकार करो। मगर अब इसके साथ ली के जीने का मकसद भी खत्म हो गया था। उसका बदला पूरा हुआ था। उसे सेलिना की याद आती है जब वह सुसाइड करने जा रही थी और ली उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मरने के पहले सेलिना ली से एक ही बात कहती है, मुझे याद रखना, भूल मत जाना। इतना कह के वह पानी में कूद जाती है। यहाँ ली अपने सर पे गन रख के ट्रिगर दबाता है और सुसाइड करता है। अब डैनी उस हिप्नोटाइज करने वाली लेडी के पास जाता है। वह उसे लिख के कहता है कि तुम मेरी सारी यादें, मेरी मेमोरी मिटा दो ताकि मुझे मेरा पास्ट याद न रहे। वह लेडी डैनी से कहती है, मेरे पास तुम्हें मदद करने की एक भी वजह नहीं है मगर मुझे तुम्हें दी गई यह सजा कहीं पे छू गई है और जैसे तुमने लिखा है कि भले मैं एक जानवर हूँ मगर क्या मुझे जीने का हक नहीं, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मगर कभी कभी हिप्नोसिस गलत हो जाता है और मेमोरी में गड़बड़ हो जाती है। फिर भी डैनी तैयार होता है। अब वह लेडी डैनी पे हिप्नोसिस करती है। वह डैनी के अंदर के मॉन्स्टर को मार देती है। अब जब डैनी आंखें खोलता है तो वह बर्फ में पड़ा होता है। तभी वहाँ उसे ढूंढते हुए मैगी आती है। वह अभी भी उसे उसी तरह चाहती है। वह उसे गले लगाती है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वह सुन के डैनी पहले तो खुश होता है मगर बाद में उसके चेहरे पे दर्द फैल जाता है। मतलब डैनी अपनी उस मेमोरी को अपने दिमाग से निकालने में नाकामयाब रह चुका था और शायद मैगी और उसके उस रिश्ते को स्वीकार करने के सिवा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपने इसे नहीं देखा तो जरूर देखिए और फुर्सत में देखिए। मगर आपके कमेंट्स देना मत भूलना, जिसका मैं इंतजार करता हूँ। तो जल्द मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।